हेलो फ्रेंड्स, मंगलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सिंह आज से आप लोगों के लिए क्वांट लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी अपकमिंग एग्जाम आरआरबी जेई का है, ठीक ना। उसमें भी क्वांट के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स के मैथ्स आने वाले हैं। इसलिए आज मैं जो फर्स्ट चैप्टर होता है, जो बेसिक है, नंबर सिस्टम, ठीक ना, उससे स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए आप लोग देखिएगा। पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं नंबर सिस्टम। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप मंगलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं क्वांट्स का वीडियो डालूंगा आप लोग अपडेटेड रहोगे, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन जो है आरआरबी जेई या फिर कोई भी क्वांट का टॉपिक आप लोग का क्लियर रहेगा। इसलिए आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं नंबर सिस्टम, ठीक है। मेरा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है? रियल नंबर, उसमें एक टर्म आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर उसे कहते हैं वे सभी नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे रियल नंबर कहलाते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे नंबर लाइन, वो हम लोग को 5-6 क्लास में पढ़ाए जाते हैं। नंबर लाइन, एक नंबर लाइन हुआ करता था बचपन में, याद करो बचपन को। एक नंबर लाइन हुआ करता है, ठीक ना। इसमें यहाँ पे हम लोग 0 रिप्रेजेंट करते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर हुआ करता था, ठीक ना, इधर नेगेटिव नंबर, ठीक ना। ये नंबर लाइन पे जितना भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वे सभी किसके कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। एक्चुअली रियल नंबर को जो है ना, हम लोग 2 भाग में डिवाइड किया। रियल नंबर समझ गए क्या है? वे सभी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर का 2 डिवीजन किया गया है। एक कहते हैं रेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो, रियल नंबर जैसा कि मैंने आपको बता दिया हूं, रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्या? रेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। अब बात आती है जो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे और इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर वे सभी नंबर होते हैं, ठीक ना, जिसको कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे कि p और q आपका एक इंटीजर होगा और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। वे सभी नंबर जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की p एंड q आपका क्या है? इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। अब बात आती है इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो वे सभी नंबर जो रेशनल नहीं होंगे वे इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे सपोज मैंने लिया 3/4, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 क्या है? इंटीजर है। 4 क्या है? इंटीजर है। एंड दिस इज q, 4 is not equal to 0, hence 3/4 is a rational number. But if we take √3, ठीक ना, √3 अगर हम लोग लेते हैं, ये √3 इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि हम √3 को अगर √3/1 लिख भी देते हैं तो मेरा p एंड q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये मेरा इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। आप लोग एग्जाम्पल में ले तो पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई क्यों इरेशनल नंबर है? बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पाई, एक्चुअली पाई का वैल्यू हम लोग अभी तक क्या जानते हैं? 22/7। अब आप सोच रहे होंगे 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है एंड 7 0 भी नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0। अब पाई जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पाई तो रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पाई इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? इसलिए दोस्त, क्योंकि पाई जो है ना, पाई का जो हम लोग वैल्यू जानते हैं 22/7, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक ना। चलिए इसके साथ एक चीज और बताना चाहते हैं।
देखिए ये रेशनल नंबर के अंतर्गत एक और नंबर आते हैं। सपोज रेशनल नंबर के अंतर्गत एक नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मैं बता रहा हूं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर के अंदर आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कोई नंबर मैंने लिखा यहाँ पे 0.2222 डॉट डॉट डॉट। ये क्या नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है एक इंटरवल के बाद, उसे 2 रिपीटेशन हो रहा है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक ना, तो वही सभी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक ना, इसलिए जैसे 0.2222 क्या होगा, रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। ठीक ना, अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे देखो 0.76 में लिखता हूँ। ठीक ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 0.76 को क्या लिख सकते हैं, 76/100 लिख सकते हैं। ये किसके अंदर का आ गया, रेशनल नंबर के अंतर्गत। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.12345 डॉट 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 डॉट, ये जो है एक टर्मिनेटिंग नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर तो रेशनल नंबर होते ही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये तो हमेशा रेशनल नंबर होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल दिया 0.12345 डॉट डॉट चलते रहेगा, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। रिपीट तो नहीं हो रहा है नंबर, ये किसके अंतर आएगा, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, बस ये याद रखना आप लोग को, रेशनल नंबर जो है वे सभी नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पी क्यू इंटीजर होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक ना, अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर भी रेशनल नंबर होता है। अब देखिए टर्मिनेटिंग नंबर तो ऑलरेडी रेशनल नंबर होगा ही होगा, क्यों, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0.76 जो है एक टर्मिनेटिंग नंबर है, उसको हम लोग 76/100 भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ 76 भी जो है वो क्या है, आपका इंटीजर है, 100 भी क्या है, इंटीजर है, एंड 100 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट विल सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सो टर्मिनेटिंग नंबर तो होगा वो हमेशा रेशनल नंबर होगा ही होगा, बट जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा वो भी रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रेशनल नंबर के बाद। अब देखिए यहीं पे जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को हम लोग ना 2 भाग में फिर से डिवीजन किए हुए हैं। पहला भाग क्या है, रेशनल नंबर का फिर से 2 भाग में डिवीजन हुआ है। ठीक ना, पहला भाग क्या है, फ्रैक्शन। ठीक ना, दूसरा क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए फ्रैक्शन और इंटीजर। और फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं। एक्चुअली ये बहुत बेसिक चीज है, आप लोग जानते होंगे, बस मैं आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक ना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक ना, इसलिए मैं बोला हूँ, ये मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। ठीक ना, आप लोग इस चैनल को, मंगलम अकेडमी यूट्यूब चैनल जो है उनको सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मेरा अपकमिंग वीडियोस होगा आप लोग अप टू डेट रहो और आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक ना, इसलिए आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें। चलिए फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन में और इंटीजर। जैसे इंटीजर को मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप ले लो, सपोज करो -10 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, ये सब क्या है, इंटीजर है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। फ्रैक्शन क्या है, कोई भी ले लो, 1/2, 3/5, कुछ भी ले लो, ये कुछ नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। अब मैं कैसे पहचानूंगा तो ये इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है, तो मैं अब आपको बता रहा हूं। देखो एक्चुअली इंटीजर फ्रैक्शन क्या है, एक रेशनल नंबर का ही पार्ट है। ठीक ना, अब मैंने बताया था जो रेशनल नंबर में जो क्यू है, इफ क्यू इक्वल टू 1 कर दे, क्यू इक्वल टू अगर मैं 1 कर देता हूं तो ये सब इंटीजर हो जाते हैं। देखो हर एक में क्यू इक्वल टू 1 है,
अगर यहाँ पे फ्रैक्शन इंटीजर समझ गए, फ्रैक्शन में आते हैं, फ्रैक्शन में है अगर हम q नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, q 1 नहीं हो सकता है, q अगर 1 नहीं होगा तो q कुछ भी वैल्यू होगा 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, वो क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा, ठीक ना। जैसे इसी प्रॉपर्टी में p q तो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q जो है 0 तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का है, एंड 1 भी नहीं होना चाहिए, तो वो फ्रैक्शन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन को ना फिर 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन को हम लोग फिर इसका भी 3 डिवीजन होता है, क्या क्या होता है मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ तो समझ गए आप लोग। देखो फ्रैक्शन जो है ना फिर 3 तरह होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने फ्रैक्शन क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, पता है उसको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली एक ही चीज है, ठीक ना। मतलब किसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, किसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और किसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें इसका जो न्यूमरेटर है, जैसे सपोज न्यूमरेटर जो है वो लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया न्यूमरेटर 1/2, 1/2 क्या हुआ, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर यही आपका न्यूमरेटर ज्यादा हो गया डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं 3/2, न्यूमरेटर ज्यादा हो गया। अब मैंने बताया जैसे मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, तो 3/2 को मैं हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक ना, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक समझ गए। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे मैंने बताया 1/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है न्यूमरेटर से, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया 3/2, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है, उसको हम लोग इस टर्म में लिखते हैं, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब एक चीज, ये तो हो गया फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए इंटीजर को भी हम लोग ना, इंटीजर को हम लोग भी 3 पार्ट में कर सकते हैं डिवाइड। कैसे, देखिए इंटीजर को 3 पार्ट में हम लोग बताते हैं। इंटीजर जो होता है ना वो भी 3 पार्ट में क्या क्या होता है, देखो। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा 0, तीसरा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर जो, जैसे मैंने इंटीजर में एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैंने लिखा था -10, -1, 1, 0, 1, 2 ये सब लिखा था। तो इसमें जो नेगेटिव, वो नेगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आएंगे, जैसे -10, -1, इससे देखो, ठीक ना, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे 1, 2 डॉट डॉट जो भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है पॉजिटिव इंटीजर को, देखो पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 जितना भी होता है पॉजिटिव इंटीजर है। इससे कुछ याद आया, पॉजिटिव इंटीजर को एक और नाम हम लोग जनरली देते हैं, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इस पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग कहते हैं, इस पॉजिटिव इंटीजर को ही कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक ना, तो एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर को मैं 0 के साथ इंक्लूड कर दूं, ठीक ना, इसको साथ, इसको फिर एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ठीक ना, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, उसको क्या कहते हैं, होल नंबर, उसको कहते हैं हम लोग होल नंबर, होल नंबर। जैसे इसको भी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक ना। आप लोग यहां से देख रहे होंगे, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ गए रियल नंबर, मैं अभी तक बताया हूं रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर बताया हूं फ्रैक्शन, इंटीजर, फ्रैक्शन का पार्ट्स बता दिया हूं, इंटीजर में पार्ट्स करके भी बता दिया हूं, ठीक ना।
अब आगे चलता हूं, देखो नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाओ। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ठीक ना। प्राइम नंबर कहते हैं वे नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, ठीक ना। लिख रहा हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल दो ही फैक्टर्स हो, ठीक ना, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, केवल दो ही फैक्टर्स हो, ठीक है। दो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 13 मान लो, 13, ठीक। अब बताओ 13 प्राइम नंबर है, कैसे है, क्योंकि 13 का केवल दो ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 13 इटसेल्फ है, ठीक है। यहां तक समझ गए। और एक चीज देखो, कोई भी प्राइम नंबर जैसे 13 हो या फिर कोई भी नंबर प्राइम नंबर हो, उस प्राइम नंबर को हम लोग 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। 6 के प्लस माइनस 1, ये स्टेटमेंट अच्छे से सुनना, ठीक है, ध्यान से। कोई भी प्राइम नंबर हो उसको हम लोग 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, मतलब कोई भी नंबर अगर 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में हो तो दैट डजंट मीन कि वो एक प्राइम नंबर होगा, ठीक ना। अगर कोई प्राइम नंबर है तो इस टर्म में लिखा जा सकता है, अगर कोई नंबर इस टर्म में लिखा गया है वो प्राइम नंबर होगा, ये सही नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज 91 है, ठीक है। अब बताओ 91 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 91 के कितने फैक्टर्स है, 1 भी है, इधर 91 भी है, बीच में 2 और फैक्टर आ जाते हैं इसके, क्या 7 भी है, 13 भी है, ठीक ना। ये तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसको हम लोग देखो लिख सकते हैं 6 इंटू 15 प्लस 1 लिखे। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो उसको हम लोग 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ट्राई कर लेना, कोई भी प्राइम नंबर उठाना, देखना वो इस फॉर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। और अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है दैट डजंट मीन वो प्राइम नंबर है, ठीक ना। ये स्टेटमेंट ध्यान से देना, ठीक ना। चलो इसके बाद दूसरी आती है कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, एक्चुअली अभी जो मैंने बताया वो 6 के प्लस माइनस 1, ये आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसका यूज होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस स्टेटमेंट को आप ध्यान देना और ध्यान से याद रखना, ठीक ना। कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे 6 है, 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे 91 में लिया था, वो भी एक कंपोजिट नंबर है। 6 के क्या है, 1 है, 6 है, 2 है और 3, मोर देन 2 फैक्टर्स है, ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, जो 1 जो है 1 वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, इस बात को बताना है। 1 क्या है, 1 ये 1 क्या है, ठीक ना। तो 1 क्या है, चलो मैं देख लेता हूं। प्राइम नंबर का हमको कंडीशन मालूम है, कंपोजिट नंबर का भी कंडीशन मालूम है। अब मैं 1 से ही पूछता हूं, चलो अब तुम एक एज्यूम कर लो, जो प्राइम नंबर का जो कंडीशन है वो एक 2 कॉलोनी बना हुआ है, प्राइम नंबर एक कॉलोनी है और कंपोजिट नंबर एक दूसरा कॉलोनी है, ठीक ना। अब 1 को किसी एक कॉलोनी में रहना है, ठीक है। तो 1 किस कॉलोनी में रह सकता है, प्राइम नंबर की कॉलोनी में या फिर कंपोजिट नंबर की कॉलोनी में, वो जाएगा, ये पहले जाएगा प्राइम नंबर के पास, ठीक ना। ये पूछेगा प्राइम नंबर से क्या मैं आपके कॉलोनी में रह सकता हूं, तो प्राइम नंबर बोलेगा मेरे कॉलोनी में रहने के लिए ये टर्म एंड कंडीशन है कि तुम्हारे पास 2 फैक्टर्स होना चाहिए। तो बोलेगा 1 बोलेगा मेरे पास तो एक ही फैक्टर्स है 1, तो ये बोलेगा नहीं, सपोज करो ये 2 कॉलोनी है, ठीक है। तो ये बोलेगा कि नहीं आप मेरे कॉलोनी में नहीं रह सकते हो, यानी कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो 1 जब प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर के पास जाएगा, तो सोचेगा भाई इस कॉलोनी में रह सकता हूँ। जैसे ही इस कॉलोनी में गया तो इससे पूछेगा क्या मैं आपकी कॉलोनी में रह सकता हूँ, तो कंपोजिट नंबर बोलेगा कि मेरे कॉलोनी में रहने का ये टर्म एंड कंडीशन है, ठीक ना।
तुम्हारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक ना। ये बोलेगा मेरे पास तो एक ही फैक्टर्स है, ठीक ना। तो ये बोलेगा मेरा एक ही फैक्टर है, कंपोजिट नंबर बोलेगा नहीं, तब तुम मेरे कॉलोनी में नहीं रह सकते हो। ये 2 कॉलोनी है, ठीक ना। तो ये बोला मेरे में नहीं रह सकते हो, ये बोला मेरे में भी नहीं रह सकते हो। फिर यानी कि 1 क्या हो गया, ये स्टेटमेंट याद रखो। 1 जो है वो क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक ना। ये स्टेटमेंट याद रखना। 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी जो मैं अभी तक जो फ्लो चार्ट बनाया हूं, आप लोग उस फ्लो चार्ट को अगर ध्यान रखोगे, रियल नंबर से स्टार्ट किया था, फिर रेशनल इरेशनल हुआ था, फिर फ्रैक्शन इंटीजर हुआ था, फिर इधर प्राइम और मैं कंपोजिट बताया हूं। ये आप एक फ्लो चार्ट जो मैं बताया, ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट को आप बस याद रखना, ध्यान रखना। एग्जाम में जाने से पहले कुछ नहीं करना है, बस पेज पलट के वो फ्लो चार्ट एक बार देख लेना है। अगर आप फ्लो चार्ट को देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में रहेगा। जो अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सपोज स्टेटमेंट दे दिया ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ठीक ना, और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर। अब आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक ना। बहुत आदमी कंफ्यूज होते हैं, हो सकता है आप लोग नहीं हुए होंगे। ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ये सब चीज ना बस वो चार्ट अगर आपको याद रहेगा जो मैं अभी बताया हूं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इस यहां तक के टॉपिक में, ठीक ना। अब देखो नंबर सिस्टम में एक आता है डिविजिबिलिटी का, जो कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये आप लोग जानते भी होंगे। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 2 से क्या है, 4 से क्या है, 6 से क्या है, 7 से क्या है, ये सब चीज आप लोग खुद देख लेना, ठीक ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मैं चलता हूं आगे, फैक्टराइजेशन, ठीक ना। फैक्टराइजेशन, कितने फैक्टर्स होते हैं, कितने इवन फैक्टर्स होंगे कोई नंबर के, कितने ऑड फैक्टर्स होंगे, ठीक ना। फैक्टराइजेशन पे चलता हूं, ठीक ना। सपोज मैं आप लोग को बोलता हूं, सपोज यहां पे लिखा हुआ है 2 पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c। अब देखो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, कोई भी नंबर दिया हो, सपोज n नंबर है, ठीक ना, उसको बेस जो होगा प्राइम नंबर के टर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए हम लोग बोलते हैं, बेस प्राइम होगा, प्राइम नंबर टर्म इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई पूछा आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप लोग जानते होंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, a+1 कर देते हैं, b+1 इंटू c+1, ठीक है। अब बात आती है ये हम लोग a+1 b+1 c+1 क्यों किए, ये कहां से आया, ठीक ना। तो चलो मैं आप लोग को एक बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग खुद जाके घर पे सोचना कहां से आया। देखो जैसे सपोज करो 3 का पावर में 3 ले लिया, ठीक ना, कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक ना, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर्स निकालने हैं तो एक बात बताओ, ये देखो 2 का पावर 2 जो है, ठीक ना, इसको हम लोग कितना तरह से लिख सकते, 2 का पावर 0 होगा, ठीक ना, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे तो 2 पावर 1 होगा, 2 पावर 2 यहां तक जाएगा, और इधर 3 में जो है 2 पावर 0 3 के पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, जो हमको 1 देगा, 1 इसका एक फैक्टर होगा। फिर देखो 2 का पावर 0 जो है वो 3 के पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो हमको कितना देगा, 3 देगा, 3 इसका एक फैक्टर होगा। इसी तरह से करते जाओगे तो हर एक के लिए ना देखो 0 से लेके 3 तक 4 टाइम्स होगा, 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 2 होगा, ठीक ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2 के पावर 0 यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 3 होगा, कितना होगा 27, इसका एक फैक्टर होगा। मतलब 2 के पावर 0 के लिए मेरे पास कितना आया, देखो 1 2 3 एंड 4 आया। उसी तरह से इसके लिए कितना आएगा 4, इसके लिए कितना आएगा 4 आएगा, समझ में आया। टोटल कितना हो गया 4 4 8 4 12 फैक्टर्स। अब देखो मैं इस फॉर्मूले से उसी तरह से लिखा, देखो हर एक जो है a+1 क्यों हुआ, क्योंकि 0 से लेके हम लोग कहां तक किए हैं
2 तक देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या हुआ 3 + 1 क्यों हुआ, क्योंकि देखो 3 पावर 0 1 2 3 यानी 4 मल्टीप्लाई किए हैं, हर एक में कॉमन आ रहा है ना, तो इसी से करोगे 12 यहाँ फैक्टर्स आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 + 1, ये फॉर्मूला में बताया था 2 + 1 × 3 + 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा 3 × 4 कितना होगा 12। अब देखो ये 12, यहाँ भी मैंने यहाँ प्रूफ करके बता दिया 12, ठीक ना। मतलब आप लोग को ये घर जाकर सोचना, फिर इसमें सोचना इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो इवन फैक्टर्स के लिए क्या होगा, एटलीस्ट एक इवन टर्म आना चाहिए, ठीक ना। इसको प्रूफ करना, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, आप इसको घर पे कोशिश करना प्रूफ करने का, ठीक ना। टोटल नंबर फैक्टर्स का फॉर्मूला पता है आपको। अब देखो सपोज मैंने पूछा आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का बात करें तो क्या करोगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑड वाली है जैसे b+1 × c+1, जैसे मैं एग्जांपल से बताना चाहता हूं आपको। जैसे आप लोग देखो एग्जांपल ले लो 48 का, सपोज 48 का फैक्टर क्या क्या है, सपोज 48 में लेता हूं, तो 48 का फैक्टर्स क्या क्या है, 48 का 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 है, 8 है, और क्या है 12 है, और क्या है 16 है, 24 है, और क्या 48 है। कितने फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 48 का क्या है, अब देखो टोटल नंबर फैक्टर्स 10 हो गए। जैसे हम लोग टोटल नंबर फैक्टर्स यहाँ पे टोटल फैक्टर्स कितना हो गया 10। अब ये इस फॉर्मूले से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं 10 फैक्टर्स आते हैं कि नहीं, कैसे, पहले 48 को हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है, 2 फिर करेंगे 12 फिर करेंगे 6 फिर करेंगे 3, यानी 48 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4 × 1। अब देखो इसका टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, टोटल फैक्टर्स क्या बताएगा फॉर्मूला, 4 + 1 × 1 + 1 कितना हो गया 5 × 2 कितने आए 10, ये 10 बराबर हो गए। तो 48 का टोटल फैक्टर्स 10 आ रहा है, वो टोटल फैक्टर्स क्या क्या है, ये सभी फैक्टर्स है 48 का, ठीक ना। अब मैं बताना चाह रहा हूं इसमें देखो ऑड फैक्टर्स कितने आते हैं, ठीक ना। तो ऑड फैक्टर्स में क्या हो गए, देखो ये एक ऑड है, ये एक ऑड फैक्टर्स है, बाकी सभी इवन फैक्टर्स है, ठीक ना। अब मैं वो फॉर्मूला से चलता हूं, देखो इसमें ऑड कौन से हैं, ये तो ऑड फैक्टर्स इसके कितने होंगे, ध्यान से बस देखते रहना, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे 1 + 1, ये 1 है +1 कितना 2। अब मैं यहां देख भी रहा हूं 2 ऑड फैक्टर्स है, कोई दिक्कत, ऑड फैक्टर समझ में आ गया। अब देखो अगर टोटल 10 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स ऑड हो गए, ठीक ना, टोटल इवन फैक्टर्स कितने होंगे 8 होंगे। तो आप ये भी कर सकते हो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए, टोटल फैक्टर्स निकाल लो, जैसे मैंने बता दिया आपको, ऑड फैक्टर्स निकाल लो, वो भी बता दिया आपको, और इवन फैक्टर्स निकालने के लिए टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को माइनस कर दो, ठीक ना। नहीं तो आप वो कर सकते हो, और नहीं तो इवन फैक्टर्स के लिए मैं बता देता हूं, वो भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। जैसे टोटल इवन फैक्टर्स निकालना होगा ना मुझे, टोटल इवन फैक्टर्स निकालना, ठीक ना। तो मैं चलो को बता देता हूं, यहाँ पे टोटल अगर इवन फैक्टर्स निकालना हो, ठीक ना, तो जैसे मेरा नंबर था n = 2 की पावर a 3 पे b 5 पे c, ठीक है। अगर टोटल इवन फैक्टर्स निकालना हो, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो इवन का पावर होगा ना, जैसे a है, a को एज इट इज रहने देंगे, बाकी सबको 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा b+1 × c+1। यही मैंने बताया था आपको, जो इवन फैक्टर्स के लिए एटलीस्ट एक इवन टर्म होना चाहिए, ठीक ना, जो आप लोग प्रूफ करना कर जाते, ठीक ना। अब मैंने बताया इवन फैक्टर्स ये हो गए, टोटल फैक्टर्स ये हो गए, और ऑड फैक्टर्स ये हो गए। अगर इवन फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स माइनस करोगे तो इवन फैक्टर्स आ जाएगा। देखो अब इसमें मैंने बताया कितना इवन फैक्टर्स होगा 8 होंगे, ठीक ना। तो अब देखो
उस पर पुट करके देखो इवन फैक्टर्स ऐड होते हैं कि नहीं, ठीक ना। देखो इवन फैक्टर्स क्या बताए थे, ए जो कि इवन, ए क्या था, ये जो है ये तो इवन का टर्म है, तो एज इट इज लिखा गया, ठीक ना। उसमें इवन क्या है, ये 2 है, इसका जो पावर है उसको एज इट इज लिख देंगे, कितना 4, ठीक है। बाकी को 1 प्लस करके लिखा गया, ठीक ना। बाकी क्या है 3 का पावर 1 है, तो इसको 1 प्लस करके लिखा गया, ठीक है। तो कितने होंगे 4 इंटू 2 क्या हो गए 8। जैसा कि आप यहां भी देख रहे हो, टोटल फैक्टर्स 10 थे और 2 थे, बाकी 8 जो है वो इवन फैक्टर्स थे इसके, ठीक ना। तो आपको बता दिया फैक्टर्स। बस आपको क्या करना है, कोई भी नंबर दिया हो उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसको इस फॉर्म में लिखो, ठीक ना। इस फॉर्म में लिखने के बाद टोटल फैक्टर्स पूछा गया है, तो इस तरह से टोटल फैक्टर्स निकालो, और फैक्टर्स निकालना हो या फिर इवन फैक्टर्स निकालना हो, आप इससे आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम को और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ ली जाते हैं एग्जाम में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लेकिन इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी अपकमिंग वीडियोज आएगा, नेक्स्ट वीडियोज आएगा, वो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।